तो मैं आपका दोस्त और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप बहुत अच्छे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, आज हम सुरक्षा से संबंधी जो क्वेश्चन आंसर तुम्हारे आईटीआई या किसी भी एग्ज़ाम में तुम्हारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल हम 50 क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के साथ जुड़ जाइए। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ये सब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम पहले करते हैं कि कार्बोनेशियम फायर लकड़ी की आग को क्लास ए की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है फोम फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर या उपयुक्त सभी। तो आपको बताने इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। गाइस, इसका जो सही ऑप्शन है हमारा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है, जो हमारा लकड़ी की आग को बुझाता है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन जो है तेलीय आग मतलब कि ऑयल फायर को बी क्लास की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस, इसका आपको आंसर बताना है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर, फोम फायर या उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा वो आपको बताना है। तो गाइस, आपको पता ही है जब ऑयल की आग लग जाती है तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी हमारी तेल की आग लगी होगी तो उसमें सोडा एसिड या सीटीसी का यूज़ नहीं करते, हम फोम फायर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फोम फायर जो है ये तेल के ऊपर एक परस्सी बना लेता है, जिससे उसके ऊपर से ऑक्सीजन का कनेक्शन टूट जाता है और वहाँ पे आग बुझ जाती है। तो इसका सही आंसर है फोम फायर एक्सटिंग्विशर। तो गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैस से लगी आग मतलब गैस से लगी आग, गैस द्वारा लगी आग को सी क्लास के फायर कहते हैं। इसे बुझाने के लिए डैश प्रयोग किया जाता है। तो सीटीसी, फोम फायर, ड्राई पाउडर या सोडा एसिड। तो देखो गाइस, जब भी हमारी गैस से आग लगी होगी ना तो उधर ड्राई पाउडर का हम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी जो भारी चीज़ होती है वो नीचे बैठती है और हल्की चीज़ ऊपर जाती है। तो जो ड्राई पाउडर है वो क्या करता है कि गैस और ऑक्सीजन का कनेक्शन तोड़ देता है। ठीक है गाइस, नहीं, क्योंकि नीचे वो मिल जाता है और ऑक्सीजन होता है हल्का, तो वो ऊपर ही ऊपर रह जाता है और गैस के साथ नहीं मिल पाता, तो इसलिए उसकी आग बुझ जाती है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्राई पाउडर का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि बिजली की आग द्वारा लगी आग को किसके द्वारा हम बुझाते हैं। तो इसके लिए हम फोम फायर यूज़ करते हैं या ड्राई पाउडर यूज़ करते हैं, रेती का या हेलोन अग्निशामक यंत्र का। हेलोन को भी हम CTC भी कहते हैं। ठीक है गाइस, CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, इसे टेट्राक्लोराइड कहते हैं, है ना। तो बिजली से लगी आग को हम हेलोन से बुझाते हैं। बिजली से लगी आग को हम हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं, ये आपको पता ही होगा, और इसे CTC कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा आपका अगला क्वेश्चन है कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का जो प्रतीक चिन्ह है, क्या सिलेंडर पर काले रंग का हाथ छपा होता है, या लाल रंग का, या पीले रंग का, या भूरे रंग का। तो आपको ये बताना है। तो इसके ऊपर जो इसका जो प्रतीक चिन्ह जो माना जाता है, पहचान मानी जाती है, इसके ऊपर पीले रंग का हाथ छपा होता है। कभी भी आप सोडा एसिड को फायर एक्सटिंग्विशर को देखेंगे तो उसके ऊपर हमेशा ही आपको पीले रंग का हाथ का चिन्ह दिखाई देगा। तो आप इससे पहचान लेंगे कि ये सोडा फायर एक्सटिंग्विशर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो देखते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन है हमारा फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रतीक क्या है। जो हमारा फोम फायर एक्सटिंग्विशर है उसका प्रतीक क्या है। पहले हमने देखा सोडा एसिड का, अब देखेंगे फोम फायर का। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो देखिए, क्या पीले रंग का हाथ होता है, या पीले रंग का हाथ होता है, या आपका भूरे रंग का हाथ होता है, या नीले रंग का हाथ होता है, या सभी होते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा, जो हमारा फोम फायर एक्सटिंग्विशर को आप देखोगे तो हमेशा उस पर भूरे रंग का हाथ आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसकी यही पहचान है, क्योंकि जिस पे भी फायर एक्सटिंग्विशर भूरे रंग का
हाथ का निशान छपा होगा वो तुम्हारा फॉर्म फायर एंग्यूस्टर ही होगा। ये आपके क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चेतावनी चिन्ह वार्निंग साइन की आकृति कैसी होती है। जो हमारा वार्निंग साइन होता है उसकी आकृति कैसी होती है। तो वार्निंग साइन की आकृति होती है हमारी त्रिभुजाकार आकृति होती है। ठीक है गाइस, जो हमारा वार्निंग साइन होता है वो हमारा ट्राइंगल साइज का होता है। ये आपको समझ में आ गया बात। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है गाइस कि सुरक्षा चिन्ह का आकार गोल, रंग नीला तथा सफ़ेद रंग का चिन्ह जो होता है सफ़ेद रंग का होता है। तो चेतावनी चिन्ह की होता है, सूचना चिन्ह का होता है, आदेशात्मक चिन्ह का होता है, निषेधात्मक चिन्ह का होता है। तो आपको देखो कोई भी आप सुरक्षा चिन्ह देखोगे अगर उसका आकार गोल है, ठीक है, आकार कैसा है, गोल है, ठीक है, और उसके अंदर नीला कलर भरा हुआ है अंदर की तरफ, ठीक है, और जो उसके ऊपर चिन्ह छपा हुआ है वाइट कलर का है, तो कभी भी आप देखोगे तो ये ना ये जो आदेश चिन्ह देते हैं ये हमारा आदेश चिन्ह कहलाते हैं, आदेशात्मक चिन्ह कहलाते हैं। ये हमारे आदेश देते हैं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे जाना है। आपने कभी भी देखा होगा कि रोड पे ये ज़्यादातर चिन्ह मिल जाते हैं हमें। सॉरी दोस्तों। और आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुरक्षा चिन्ह का त्रिभुजाकार आकार होता है तथा बॉर्डर का रंग व संकेत चिन्ह काले होते हैं। तो मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कशन ही किया था कि सुरक्षा चिन्ह जो इसका त्रिभुजाकार होगा वो कौन सा होगा, चेतावनी चिन्ह होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा चिन्ह का आकार वर्गाकार होगा व बैकग्राउंड हरे रंग की तथा सफ़ेद रंग का होगा। चिन्ह जो होगा सफ़ेद रंग का होगा, जो इसका आकार होगा वर्गाकार होगा और बैकग्राउंड होगा हरे रंग का और सफ़ेद चिन्ह होगा। तो आदेशात्मक चिन्ह नहीं होगा उसका, निषेधात्मक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह या सूचना चिन्ह। अभी गाइस हमने बात करी है कि आदेशात्मक जो चिन्ह है उसका भी हमने डिस्कशन ऊपर ही किया है कि उस पर कैसे कैसे कलर के होंगे। उसमें वो गोल होगा, उसमें नीला कलर होगा और वाइट कलर का उस पर चिन्ह बना रहेगा। और हमने अभी चेतावनी चिन्ह का भी पढ़ लिया है कि चेतावनी चिन्ह होगा हमारा त्रिभुजाकार होगा, ब्लैक कलर का बॉर्डर होगा, है ना। तो इसकी बात नहीं चल रही है। अब इसमें अगला पूछ रहा है कि जो हमारा वर्गाकार होगा और इसके अंदर हमारा बैकग्राउंड होगा हरे कलर का होगा, वो हमारा सूचना चिन्ह कहलाता है। कौन सा चिन्ह कहलाता है, हमारा सूचना चिन्ह कहलाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे हमारे दोस्तों। और वीडियो आपको कैसी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बिना हत्थे वाली रेती का प्रयोग से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम रेती का यूज़ करते हैं और अगर उसमें हत्था नहीं हैंडल नहीं है तो उसका यूज़ करेंगे तो हमें उससे क्या नुकसान होगा। जॉब पर फिसल जाएगी, वो चोट लग जाएगी हमें, जॉब पर फिसल जाएगी या रेती टूट जाएगी या जॉब पर फिनिशिंग नहीं आएगी। ये सारे पॉइंट दे रखे हैं। तो अगर आपको इसमें से जवाब जो है इसका है, अगर हम उसमें हत्था नहीं लगा होगा तो हमें वो चोट लग सकती है उससे, क्योंकि वो सीधा पीछे अगर नुकीला हिस्सा होता है जिससे हमें हमारे हाथ में चोट भी लग सकती है। ठीक है, अगर उसके अंदर हत्था नहीं होगा। ठीक है, बोल्ट पर नट को कसते समय उचित साइज की स्पैनर का प्रयोग ना करने से क्या होगा। अगर कोई बोल्ट को टाइट कर रहे हैं और उसका उसी साइज़ का हम इस पर स्पैनर मतलब कि उसकी जो चाबी होती है उसका यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्पैनर टूट जाएगा, स्पैनर फिसल जाएगा, चोट लग जाएगी या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो गाइस देखो क्या कहते हैं, जब हमारा स्पैनर उसी साइज़ का नहीं होगा तो हमारा स्पैनर जो है टूटने की तो बात है नहीं, क्योंकि छोटा है नहीं, वो उसमें लगेगा ही नहीं तो स्पैनर टूटने की बात तो बनेगी। फिसलने की बात यह है क्योंकि जब उसमें लगेगा ही नहीं तो फिसलने की कोई बात नहीं है, उससे चोट लग जाएगी तो चोट लगने का कोई मतलब ही नहीं होता जब तक उसमें फिक्स ना हो। ठीक है, इसमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। जितने भी ऑप्शन बताएं इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि जो हमारा मशरूम फेस हथौड़े के प्रयोग करने से होता है, जो हमारा हथौड़ा होता है उसका मशरूम फेस बन जाता है, उसका क्या हानि होती है। तो दोस्तों देखिए कि उससे चोट उचित स्थान पर नहीं लगती है, हैमर फिसल जाता है, हथौड़े का हत्था निकल जाएगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर देखो हमारा जो हथौड़ा है उसका मशरूम हेड बन जाएगा
तो हथौड़े की चोट एक जगह नहीं लगेगी सही से, और दूसरी बात ये है वो फिसलेगा वहाँ से, क्योंकि उसकी सही से चोट नहीं लगेगी, ठीक है। और हथौड़ा क्या करेगा, अपनी जगह से चोट नहीं लगेगा तो वहाँ से वो फिसल जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जो उत्तर बनेगा हमारा हथौड़ा फिसल जाएगा, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि किसी मशीन उपकरण के बारे में ज्ञान ना हो उस पर कार्य करने को डैश कहते हैं। अगर तुम्हें हम सब किसी को भी अगर किसी मशीन के बारे में नॉलेज नहीं है या हमें उसकी जानकारी नहीं है तो उस मशीन पे कार्य करने से क्या हो जाएगा, क्या होगा, उसे क्या कहते हैं हम, है ना। लगन की कमी कहते हैं, गलत पोशाक कहेंगे, या उत्सुकता कहेंगे, या अज्ञानता कहेंगे। तो देखो गाइज, कभी भी हम जब किसी चीज़ का हमें नॉलेज नहीं होता है तो उसका यूज़ करते हैं तो हमें किसका लैक होती है, किसकी कमी होती है, उसके अंदर हमें होती है लगन की कमी। लगन की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि अब अगर हमें वो चीज़ आती है, अगर हम उसे करना नहीं चाहते तो उसे कहते हैं लगन की कमी। गलत पोशाक उसे कहते हैं, अगर हमें किसी मशीन के पास जा रहे हैं और हमने उसके हिसाब से कोई भी हमने पूरा शॉर्ट कपड़े नहीं पहन रखे और ढंग से जो शूज़ वगैरह या हेयर कट वगैरह सारे चीज़ें हमने मेंटेन नहीं कर रखी तो उसे कहेंगे गलत पोशाक में आएगा। उत्सुकता से कहते हैं अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है और आप फट से जाके उस काम को करने लग जाएंगे तो आपकी ये उत्सुकता होती है। अज्ञानता उसे कहते हैं अगर आप उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है और फिर भी आप उस काम को कर रहे हैं तो उसे ये अज्ञानता में आता है। तो इसका सही आंसर जो बनेगा अज्ञानता होगा, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 15। किसी उद्योग में आग लगने का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है। मतलब किसी भी जो उद्योग वगैरह जो होते हैं हमारे, उसमें आग जो लगती है इनमें से कौन सा नहीं है। तो बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, तो पता ही आपको। धूम्रपान से भी आग लग जाती है। बिजली के तार जब ढीले होंगे तब भी आग लग जाएगी। फर्श पर कचरा पड़ा होना, अगर फर्श पे कचरा पड़ा है तो उससे आग लगेगी नहीं गाइस। कभी भी देखना कि फर्श पे अगर कचरा पड़ा है तो उससे आग कभी नहीं लग सकती। आग लगेगी बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगेगी, या धूम्रपान कर रहे हैं उससे लग सकती है, या बिजली के तार ढीले होंगे क्योंकि उसमें स्पार्किंग हुई और उससे आग लग जाएगी, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं। तो देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित में से दुर्घटना होने का कारण नहीं है। जो दुर्घटना होती है उनका जो कारण नहीं है। लापरवाही आपको पता है कि लापरवाही से हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें दुर्घटना होने के पूरे चांस होते हैं। अज्ञानता, अगर हमें अभी आपको मैंने ऊपर ही एक्सप्लेन किया है कि अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है या इसकी जानकारी नहीं है, अगर उस काम को करेंगे तो दुर्घटना तो होनी ही होनी है। लगन की कमी, अगर हमें वो चीज़ आती है और हमारा मन नहीं कर रहा उस काम करने का और आप उसे जब भी कर रहे हैं तो आपको उसमें दुर्घटना होगी ही होगी, क्योंकि आपको उसमें मन नहीं लग रहा। सुनिश्चित ढंग से कार्य संपन्न करना, ये एक जो लास्ट का जो बात है ये क्या कह रहा है कि कोई भी कार्य करेंगे हम सुरक्षित ढंग से करेंगे और सारी सुरक्षा के नियम कानूनों को मान के करेंगे तो इससे दुर्घटना नहीं होगी। तो आपका जो ऑप्शन जो है राइट आंसर जो होगा ऑप्शन घ होगा, सुनिश्चित से ढंग से कार्य करना, संपन्न करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है 17। कार्य करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो डैश होता। तो कोई ऑप्शन देख लेते हैं। दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाना चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई भी दुर्घटना हो गई हो, किसी को चोट लग गई हो तो उस दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगा के खड़े होना चाहिए। अगला ऑप्शन, दुर्घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए, या कार्यस्थल पर से भाग जाना चाहिए, या उपयुक्त में से सभी। अगर देखो कहीं पे भी किसी को चोट लगी है तो वहाँ पे भीड़ लगा के खड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि दुर्घटना स्थल पर अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना जरूर देनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें सूचना मिल जाएगी तो अपना वो काम करेंगे। कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए, नहीं ये भी नहीं कह सकते दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ से भाग जाएंगे, किसी को चोट लगी तो उसे वैसे पड़ा नहीं छोड़ सकते। तो इनमें से कोई नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है हमारे लिए, इसका सही ऑप्शन है ख, दुर्घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देना चाहना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है 18। 18वें क्वेश्चन की बात करें तो 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया करने पर सही प्रतिक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचार को निम्न करना चाहिए। अगर देखो कोई व्यक्ति है मुंह से मुंह CPR देते हैं, आपको पता है मुंह से मुंह CPR देते हैं, अगर मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया ना कर रहा, मुंह से हवा देने से आपको श्वसन प्रक्रिया ना कर रहा है तो प्राथमिक उपचार को निम्न कारण करना चाहिए। तुरंत चिकित्सा सहायता करें उसे,
टूटी हुई अस्थि देखेंगे, या शरीर को कंबल से गर्म करेंगे, या नाड़ी चेक करेंगे। अगर देखो कोई अगर उसे मुंह से मुंह लगा के हवा ऑक्सीजन दे रहे हैं, कुछ भी हम दे रहे हैं, उसे CPR दे रहे हैं, अगर वो उसे प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है तो तुरंत हम क्या करेंगे, फर्स्ट एड देंगे, जो भी है तुरंत चिकित्सा सहायता उसे देंगे, ना कि उसकी अस्थियाँ चेक करेंगे, ना कंबल से उड़ाएंगे, ना ही उसको नाड़ी चेक करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो अगला क्वेश्चन है इसका 19, आग में मिले होते हैं। अगर आग कहीं लग रही है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिली होती है जब हमारी आग लगती है। तो आग लगने के लिए शुरुआत में ही आपको लगने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये है कि पहला जो है ऑप्शन है ईंधन, लाइट और ऑक्सीजन, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, ईंधन, ताप और कार्बन डाइऑक्साइड, ईंधन, लाइट और नाइट्रोजन। अगर देखो कहीं पे भी आग लगती है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, आपको त्रिक का नियम तो पता ही हुआ, आग लगने का त्रिक का नियम होता है। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए, ईंधन होगा, ईंधन, ऑयल, फ्यूल, इसे हम फ्यूल कहते हैं, फ्यूल होता है। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, गर्म मतलब कि ताप टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा होना चाहिए ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन होगा। अगर ये तीनों चीज़ होंगी तभी हम आप आग लगा सकते हो, अन्यथा कोई आग नहीं लग सकती। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस, तो अगला क्वेश्चन है 20 है, किसी तेलीय फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आपको बताना है कि किसी भी फर्श पे अगर तेल गिर गया तो आप किसके द्वारा उसे साफ़ करोगे। तो दोस्तों अगर आपके तेलीय फर्श पे अगर तेल गिरा तो उसे साफ़ करने के लिए आप कॉटन वेस्ट का यूज़ करेंगे, या कॉटन वेस्ट का यूज़ करेंगे, पानी डाल का यूज़ करेंगे, या डस्ट का यूज़ करेंगे, या रेत का, या कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे का। तो ये देखो कॉटन का यूज़ करेंगे तो उससे तेल पूरा नहीं साफ़ होगा और उस पर तेल लगा ही रह जाएगा। अगर पानी डालेंगे तो पानी डालने से तेल ज़्यादा फैलेगा। अगर डस्ट या रेत डालेंगे तो उससे वो तेल को सारा सोख लेगा और वहाँ पे कोई भी चिकनाहट नहीं रहेगी। अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल स्प्रे करेंगे तो उससे भी कुछ नहीं होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा होगा, इसका सही ऑप्शन जो है हमारा ग है, सही ऑप्शन हमारा। इस पर डस्ट या रेत डालकर हम उसको साफ़ करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत डैश करना चाहिए। देखो अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना में पीड़ित है तो उसे क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम उसे कहें कि भाई तू आराम कर ले भाई, या कहें कि दुर्घटना के बारे में उससे पूछें, या सहायता प्रदान करेंगे, या बिना इलाज के उसे पड़ा रहने देंगे। अगर देखो उसे आराम करने के लिए कहेंगे, अगर उसे चोट वोट लगी है तो उसे हमें कैसे पता चलेगा, उसे कह दिया हमने आराम कर लो तो उसे चोट लगी है तो उसे कोई इलाज नहीं होगा। अगर उसके चोट लगी हुई है या वो बेहोश पड़ा हुआ है या कुछ भी और हो रखा है, अगर हम उससे पूछताछ करेंगे तो उसका ब्लड का ज़्यादा लॉस होगा और उसे पीड़ा भी ज़्यादा होगी। बिना इलाज के उसे पड़ा रहने देंगे तो उसका भी कोई भी वो मर भी सकता है। अगर हम सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे, उसके पास जाएंगे और उससे कुछ नहीं पूछताछ नहीं करेंगे और उससे सीधे सहायता प्रदान करेंगे, जो भी हमारा फर्स्ट एड है या जो भी कुछ कर सकते हैं उसके लिए हम वो करेंगे। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन जो बनेगा दोस्तों हमारा ग ऑप्शन बनेगा। दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका क्या है, दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका क्या है कि पुराने तरीके से कार्य करेंगे, हम नहीं करेंगे किसी भी अपने तरीके से कार्य करेंगे। अगर देखो पुराने तरीके से काम करोगे तो दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे पुराने तरीके बहुत वैसे होते हैं, है ना, और उसमें काम तो कम ही होगा। अगर किसी नए तरीके से काम करोगे और उसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको दुर्घटना होगी ही होगी। और अगला जो ऑप्शन है आपका जॉब, मशीन या कार्य के स्थान पर संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना है। ठीक है, और अगला है आपका कि सुरक्षा साज सामानों का प्रयोग करना। देखो अगर जॉब या मशीन पर कार्य कर रहे हैं, आप उनके नियमों कानूनों का पालन कर रहे हो तो आपकी दुर्घटना नहीं होगी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो दे रखा है गाइस हमारा ऑप्शन है ग। अगले क्वेश्चन की बात करें, 23 क्वेश्चन नंबर है, कार्य का सुरक्षित तरीका क्या होता है, जो कार्य करते हैं उसका सुरक्षित तरीका क्या होता है। तो ऑप्शन है क, ऑप्शन का में क्या करें, कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका। ऑप्शन ख, कार्य करने का एक पुराना तरीका, कार्य को जल्दी हैंडल करने का तरीका, कार्य करने का एक साधन तरीका। देखो कार्य करने का एक प्रभावी और एक सही तरीका होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको जल्दी अच्छा काम करना है और सही तरीके से करना है तो आपको ये तरीके से काम करोगे तो आपको दुर्घटना भी नहीं होगी और आपका काम भी सही होगा और ज़्यादातर प्रोडक्शन भी होगी। अगर आप पुराने तरीके से काम करोगे तो प्रोडक्शन भी नहीं होगी और आपका
कोई भी आपका लाभ नहीं होगा। अगर जल्दी हैंडल करने करोगे ना, जल्दी से मशीन चलाने की कोशिश करोगे तो आपको चोट भी लग सकती है और दुर्घटना भी हो सकती है। तो सारे तरीके साधन तरीके से काम इनसे कार्य ना करें। तो इसका जो सही ऑप्शन जो बनेगा, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 जो दे रखा है हमारा, कोई दुर्घटना होती है तो कोई दुर्घटना होगी तो किससे होगी? बिना नियोजन की कोई, अगर कोई हम ऐसे कोई प्लानिंग नहीं करेंगे और काम करना स्टार्ट कर देंगे तो दुर्घटना होनी ही होनी है। ठीक है, अगर कोई प्लानिंग नहीं है और हम काम करेंगे तो दुर्घटना होनी ही होनी है। कंट्रोल नहीं की जाने वाली ऐसी कोई दुर्घटना है, अगर हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो दुर्घटना ही है। अवांछनीय दुर्घटना, अगर कोई सीढ़ी पे चढ़ रहा है और अपने आप फट से अपने आप ही गिर जाए वहाँ से या कुछ भी हो जाए, तो सारी ये अवांछनीय घटना है। तो ये तीनों चार जो घटना दे रखी हैं हमारी, ये सारी घटनाएं हैं जो इनका कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो सही ऑप्शन इसका है घ। ठीक है गाइस, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए। अगर आप ग्राइंडिंग कर रहे हो तो आप कौन से चश्मे का यूज़ करोगे? तो ऑप्शन है धूप का चश्मे का यूज़ करोगे, सुरक्षा ऐनक का यूज़ करोगे, मास्क का यूज़ करोगे, कि गहरे रंग के ग्लास वाली चश्मे का यूज करोगे। ऐनक का मतलब होता है चश्मा। ठीक है गाइस, तो इसमें देखो आप ऐसा धूप का चश्मा यूज़ करोगे या सुरक्षा ऐनक यूज़ करोगे, मास्क यूज़ करोगे, गहरे रंग के ग्लास का यूज़ करोगे। तो गाइस का सही ऑप्शन है सुरक्षा ऐनक का, सुरक्षा चश्मा का यूज़ करोगे आप, गूगल्स का यूज़ करोगे, क्योंकि अगर उसमें से चिंगारी वगैरह निकलती है धूप के चश्मे से, उसमें चिंगारी वगैरह कुछ भी हो सकता है, आपका चिंगारी गिर सकती है। ठीक है, आँख वाँख में गिर जाए। अगर आप सुरक्षा चश्मे का पूरा आपको आँख कवर करती है और इससे आपकी आँखों की सुरक्षा होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ख। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें। क्वेश्चन नंबर 26 है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुरक्षा का प्रकार नहीं है? अगर देखो ये दे रखा है कि सारी सुरक्षा के प्रकार दे रखे हैं, इनमें से बताना है आपका सुरक्षा का प्रकार नहीं है। अपनी सुरक्षा, स्वयं सेफ्टी, साधारण सुरक्षा, मशीन टूल की सुरक्षा, गतिमान मशीन पर जॉब का माप चेक करना। तो अपनी स्वयं सुरक्षा हमारी एक सुरक्षा है, साधारण सुरक्षा भी एक सुरक्षा है, मशीन सुरक्षा भी एक सुरक्षा है। हमारी 3 सुरक्षा है, स्वयं सुरक्षा, साधारण सुरक्षा और मशीन सुरक्षा। ये क्या है? हमारी तीनों सुरक्षा है, मगर जो हमारी गतिमान मशीन पे जॉब को चेक करने की कोई भी ये सुरक्षा नहीं है। तो उसका सही ऑप्शन होगा घ। ठीक है, इस अगला क्वेश्चन नंबर है 27 है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि नीचे दिए गए जो चिन्ह दे रखा है ना, वो क्या दिखा रहा है? चेतावनी कौन सी दे रहा है? तो ओवरहेड लोड दिखा रहा है ये, या इलेक्ट्रिक शॉक दिखा रहा है, आग का खतरा दिखा रहा है, या लेज़र बीम का रेडिएशन दिखा रहा है। तो गाइज़ ये सारे जो हमारे चेतावनी चिन्ह हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में और आपके कोई भी आप गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें भी ये पूछे जाते हैं, और ITI के एग्ज़ाम में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा लेज़र बीम रेडिएशन कहते हैं इसे, लेज़र बीम रेडिएशन। अगर कहीं पे रेडिएशन निकले तो ऐसी चिंगारी तरह फैलती है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन बम ब्लास्ट होता है उस तरीके से ये निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 क्वेश्चन नंबर है। इस क्वेश्चन का कह रहा है कि जो मशीन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? अगर देखो कोई मशीन है, अगर किसी एक विशेष काम के लिए बनाई गई है, अगर कोई मशीन है जैसे कि सिलाई मशीन है, या आपके गांव में जो चारा काटते हैं लोग, गांव में जो लोग, गांव के जो लोगों को नहीं पता होगा जो कि चारा वगैरह जो काटते हैं उसके लिए जो मशीन यूज़ करी जाती है वो अलग मशीन होती है। ड्रिल मशीन बस ड्रिलिंग करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये सारी मशीन होती है कि एक विशेष काम के लिए यूज़ की जाती है। तो पहला ऑप्शन है आपका सिलाई मशीन, चारा काटने वाली मशीन, ड्रिल मशीन। तो ये इन मशीनों को क्या कहते हैं? देखो इन मशीनों को आप सिलाई मशीन बस कपड़े सिल सकते हो, आप चारा काटने वाली मशीन में चारा काट सको तो कुछ नहीं कर सकते। ड्रिल मशीन है, टूल है, ये ड्रिल मशीन टूल अलग होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन गा होगा। आपका सिलाई मशीन और चारा काटने वाली मशीन एक ही काम के लिए बनाई जाती है, वो कपड़े सिलने के लिए बनाई जाती है और ये चारा काटने के लिए बनाई जाती है। ड्रिल मशीन पे हम और भी कार्य कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें दे रखा है कि जिस मशीन द्वारा अन्य मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अगर कोई मशीन है, दूसरी मशीन के पुर्जे बनाए जा रहे हैं तो उस मशीन को क्या कहेंगे? मशीन टूल कहेंगे, सिलाई मशीन कहेंगे, वॉशिंग मशीन कहेंगे, चारा काटने वाली मशीन कहेंगे। अभी आपको मैंने बताया था कि सिलाई करने वाली मशीन बस कपड़े सिलती है और
चारा काटने वाली मशीन बस चारा काटती है। अब वॉशिंग मशीन क्या करेगी, कपड़े धोएगी और कुछ काम नहीं कर सकेगी। मगर जो आपका मशीन टूल है वो और भी मशीनों के पुर्जे बनाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन का होगा। ठीक है गाइस, तो अगले क्वेश्चन तरफ चल पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 30। तो इस 30 क्वेश्चन नंबर पे आप तक देखते हैं। तो गाइस आपको ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? ठीक है गाइस, तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं और मेरे चैनल को सपोर्ट करें गाइस। अगर आप आगे और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है गाइस, अगर आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि निम्न में से उस मशीन टूल का नाम बताओ जिसके द्वारा दूसरी धातुओं को काटा जाता है। ऐसी मशीन को बताना है कि जिसके द्वारा धातुओं को काटा जाता है। तो पहला है खराद मशीन, बेल्डिंग मशीन, मोल्डिंग मशीन। अब देखो आपको ये मशीनों के बारे में पता है। अगर देखो वेल्डिंग मशीन पर दिख रही है आपको, वेल्डिंग मशीन द्वारा कोई धातु काटते हैं, नहीं काटते। मोल्डिंग मशीन द्वारा कोई धातु काटते हैं, नहीं काटते। बेंडिंग मशीन द्वारा कोई धातु काटते हैं, नहीं काटते। मगर आपकी जो खराद मशीन है ना, उसके द्वारा काट या छीला जाता है। आपको देखा होगा खराद मशीन देखा होगा तो उस पर उसे खराद टूल का जो होता है, खराद मशीन का टूल होता है, उसके द्वारा जॉब पे जो आपका वर्कपीस होता है उसकी धातु उस पर चिप्स के तौर पे उस पर से निकाली जाती है। तो धातु काटने वाली मशीन है वो खराद मशीन है। उसका ऑप्शन है का। ठीक है, इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें 31 है। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से उस मशीन टूल का नाम बताओ जिसके प्रयोग करने से जॉब का वजन बढ़ता है। अगर इनमें से कोई ऐसी कोई मशीन बतानी है जिसका यूज़ करने से उस जॉब का वजन बढ़ता है। तो खराद मशीन आपको बताया मैंने भी कि जॉब को छीलता है तो इससे वजन कम होता है। मोल्डिंग मशीन से हम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सेपर मशीन भी हम क्या करते हैं, खराद मशीन और सेपर मशीन सेम है, ये भी जॉब को छीलती है और खराद मशीन भी जॉब को छीलती है। ठीक है, वेल्डिंग मशीन के द्वारा हम जॉब का वजन बढ़ा सकते हैं क्योंकि वेल्डिंग करने से उस पर धातु लगती है, ना कि धातु को उतारा जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ग, वेल्डिंग मशीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 32। तो निम्न में से उस मशीन का नाम बताओ जिसका प्रयोग से ना तो जॉब का वजन बढ़ता है और ना ही घटता है। अगर ना देखो, अगर ऐसी मशीन का हम यूज़ करें जिसके द्वारा ना जॉब का वजन बढ़ेगा ना ही घट रहा है, तो पहला ऑप्शन है सेपर मशीन के बारे में बता दिया था। अभी सेपर मशीन का हम जब यूज़ करेंगे तो जॉब का वजन घटेगा। ड्रिल मशीन से भी जॉब घटना, क्योंकि उसमें ड्रिल करता है तो उसमें धातु निकलता है चिप्स के तौर पे। शेयरिंग मशीन के भी द्वारा धातु को काटा जाता है। ठीक है, मोल्डिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा धातु वजन तो ना कि घटता है ना ही बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ग, मोल्डिंग मशीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसका 33, मतलब कि 33 क्वेश्चन नंबर है हमारा इसका। तो 33 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक ज्वलित विद्युत तार के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उचित एजेंट है। अगर देखो किसी भी बिजली का तार है और उसमें आग लग गई है तो उसको बुझाने के लिए हम कौन से फायर एक्सटिंग्विशर मतलब अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो जल का यूज़ करेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करेंगे या झाग का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए देखो जल का यूज़ तो करेंगे नहीं, क्योंकि जल हम बिजली के तार पर डालेंगे तो उसमें से करंट तो आएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ नहीं करेगा क्योंकि कनेक्टर के तौर पर काम करेगा। झाग का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये भी लिक्विड जैसा होगा, तो ये भी हमारा आग को नहीं लगा बुझाएगा और इससे हमें करंट लगेगा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC। इसको हेलन फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, आंसर सही इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिना हैंडल वाली रेती के प्रयोग से क्या हानि होती है। अगर कोई बिना हैंडल वाली रेती है तो उससे क्या हानि होगी, अभी मैंने पीछे बताया। सतह सही नहीं बनेगी, चोट लग जाएगी, फाइल हाथ से गिर जाएगी या उपयोग में सभी। अब देखो क्या होगा, हाथ में वो रहता नहीं होगा, उसमें हैंडल नहीं होगा तो हमें हमारे हाथ में चोट लग जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा ख। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। तो अगला क्वेश्चन है 35 क्या कह रहा है 35 कि कार्यशाला में उचित प्रकाश का प्रबंध ना होने से किस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। अगर कोई वर्कशॉप है और उसमें पूरा अच्छी तरीके से उजाला नहीं है तो क्या होगा। अगर वर्क पीस का साइज सही से चेक नहीं होगा, सतह को फाइलिंग द्वारा समतल बनाना कठिन होगा, मापी यंत्रों की रीडिंग सही नहीं पड़ी जाएगी
या उपयुक्त में सभी। देखो ये सारी जो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं वो सारी चीज़ें ही नहीं हो पाएगी अगर ना तो वर्कपीस का साइज़ चेक कर पाएंगे, ठीक है, ना फाइलिंग ढंग से कर पाएंगे, ना तो हम किसी भी मापी यंत्र की रीडिंग को पढ़ पाएंगे। तो इसका ऑप्शन जो हमारा सही होगा ऑप्शन होगा घ। ठीक है इस अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि निम्न में से किस कारण से भार उठाने तथा ले जाने से कठिनाई होती है। जिसके किस कारण से भार उठाने तथा ले जाने से कठिनाई होती है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन का वस्तु का भार व आकार बड़ा होना चाहिए, भार उठाने वाला स्थान गलत हो, हैंड होल्डर का ना होना, उपयुक्त में से सभी। अगर देखो वस्तु का भार व आकार बड़ा होगा तो हम उसे नहीं उठा पाएंगे, भार उठाने वाला स्थान गलत हो तब भी नहीं उठा पाएंगे, ठीक है, हैंडल होल्डर ना होना तब भी नहीं उठा पाएंगे। और ये सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं इसका सारे ऑप्शन ही ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ग, उपयुक्त में से सभी। ये सब चीज़ होंगी तो हम भार को कठिनाई से ही उठा पाएंगे, उठाने ले जाने के लिए कठिनाई ही होगी। ठीक है अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 है। 37 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि निम्न में से भार उठाने के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब देखो भार उठाने के लिए हमारा अब देखो पीछे क्या बचा कि कठिनाई होने वाली है। अब भार उठाने के लिए कौन सा कथन सही है। तो भार उठाने वाले व्यक्ति की क्षमता जरूरी होनी चाहिए, भार को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है वो भी पता होना चाहिए, भार उठाने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अस्वस्थ होना है, ठीक है, उपयुक्त से कोई नहीं। तो देखो अगर भार उठाने वाले व्यक्ति की क्षमता है तो वो भार उठा सकता है, अगर वो कहाँ से कहाँ ले जाना है पता होगा तो वो नहीं उठा पाएगा जब भी, और अस्वस्थ व्यक्ति को तो वो कभी नहीं उठाएगा। तो इनमें से कोई सा भी एक भी पॉइंट हमें नहीं लग रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ग। तो इसका ऑप्शन है ग, उपयुक्त में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि निम्न में से किस कारण से शरीर की मांसपेशियों तथा जोड़ों पर प्रभाव पड़ता है। तो बहुत भारी वजन उठाने से, वजन को सही प्रकार से ना उठाने से। बहुत भारी वजन उठाएंगे या सही प्रकार से नहीं उठाएंगे तो हमारे मांसपेशियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ग, का और खा दोनों होंगे। ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि वर्कशॉप में दुर्घटना से बचने का कौन सा कारण नहीं है। मतलब वर्कशॉप में दुर्घटना से बचने का कौन सा कारण नहीं। मशीनों के घूमने वाले पार्टों पर गार्ड लगे हों, ठीक है, मशीनों के घूमने वाले पार्टों पे गार्ड लगे हों। दूसरा क्या है कि मशीन टूल पर उचित प्रकाश का प्रबंधन होना चाहिए, आग बुझाने वाले उपकरणों का ना होना और ज्वलित पदार्थों को अलग करना। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा अपना आग बुझाने वाले उपकरणों का ना होना। ठीक है अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 40। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस 40 क्वेश्चन वाले नंबर को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से दुर्घटना होने से बचने का कारण क्या है। तो कार्य करने का सही तरीका ना होना। निम्न दुर्घटना से बचने का कारण क्या है। कार्य करने का सही तरीका ना होना, मशीन पर कार्य करते समय ढीले वस्त्र पहनना, कार्य करते समय एकाग्रता का ना होना, उचित ड्रेस का प्रयोग करना। अगर देखो अब अगर किसी मशीन पे आप कार्य कर रहे हो, आपका सही तरीका नहीं तो दुर्घटना हो गया होगी। ढीले वस्त्र पहनोगे तब भी दुर्घटना होगी, और आपकी एकाग्रता नहीं होगी तब भी आपका दुर्घटना होगी। अगर आपने उचित ड्रेस का प्रयोग कर रखा है तो आपकी दुर्घटना नहीं होगी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन घ। ठीक है अगले क्वेश्चन की बात करें तो गाइस आज मैं 40 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगली वीडियो में आते ही साथ ही मैं आपको और क्वेश्चन करवाऊँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस अगली वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आप इस वीडियो में जो भी आप अच्छा लगा उसको मुझे पूछ सकते हैं सवाल, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।